वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा, और इसके सामान्य लक्षण बताते हैं आपको कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक, उसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एक कोश के जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्की बैक्टीरिया। ये बेटा बहुत सर्वाधिक प्राचीन और छोटे होते हैं और सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले एक कोश के जीव होते हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जीवाणु के बारे में बात करेंगे तो जीवाणु का शब्द का प्रयोग सत्य जीवाणु या यू बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं उससे लिया गया है। बैक्टीरिया का ग्रीक वर्ड है बैक्टीरियन। बैक्टीरियन से मिलकर ये बैक्टीरिया बना है, जिसका मतलब होता है छोटी छड़। पहले जीवाणुओं को पादप जगत में रखा जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इनको जो है पादप जगत का यानी कि प्लांट किंगडम का अंग नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया ये देखिए, क्योंकि पादप जो प्लांट सेल वॉल है और बैक्टीरिया के सेल वॉल है, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग होता है। यानी कि पादप कोशिका भित्ति और जीवाणु कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है, इसीलिए इसको अलग अलग रखा गया। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं की कोशिकाओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषी पादपों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए से बैक्टीरियो क्लोरोफिल से एकदम अलग होता है। इसकी खोज कैसे हुई? सबसे पहले ये डच वैज्ञानिक नेचुरलिस्ट थे, ड्यूश नेचुरलिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने अपने जो सूक्ष्मदर्शी उन्होंने खुद से बनाए थे, वो अपने दांत के खुरचन में अनेक जीवाणुओं को उन्होंने देखा। और फिर 1675 में लीवेनहॉक ने इन्हीं जीवाणुओं को एनिमल क्यूल का नाम दे दिया। यह नाम उन्होंने जीवाणु के बहुत छोटा होने की वजह से दिया था और गतिशीलता के आधार पर दिया था। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए, एरनबर्ग 1838 में आए। उन्होंने इसे नया नाम दिया, जीवाणु नाम दिया। आश्चर्य ने किया। तो बच्चों, कहाँ पाया जाता है ये बैक्टीरिया? देखो, बैक्टीरिया तो सर्वव्यापी होते हैं, पाए जाएंगे। सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह पाए जाने वाला, जैसे जल में, मिट्टी में, वायु में, शरीर के अंदर सभी जगह पाए जाते हैं। तो कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो शीतरागी होते हैं, यानी कि साइक्रोफिलिक होते हैं, यानी कि -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो थर्मोफिलिक होते हैं, यानी कि उष्ण स्नेही होते हैं, जो 78 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर रह सकते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सह सकते हैं। अच्छा, जीवाणु की संरचना देखें तो जीवाणु की संरचना के हम उसके परिमाप के आधार पर देखते हैं, आकार के आधार पर देखते हैं। और अगर परिमाप के आधार पर देखते हैं तो क्या होगा, इसकी 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। और इसका आकार बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कोकोई होता है या फिर बैसिलाई होता है। अगर कोकोई में बात करें तो कोकोई भी कई तरीके से होंगे, माइक्रो कोकोई, डिप्लो कोकोई, स्ट्रेप्टो कोकोई, टेट्रा कोकोई, स्टेफेलो कोकोई और सार्सिनी, 5 तरीके से होते हैं। कोकोई जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है, इसलिए इसको कोकस भी कहा जाता है। और इसी कोकोई के आधार पर ये कई भागों में डिवाइड हो जाता है। इसे माइक्रो कोकोई की बात करें हम तो ये बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, जैसे माइक्रो कोकस एजुलस। डिप्लो कोकोई मतलब कोकोई एक निश्चित तल में विभाजित होकर 2 कोकोई का निर्माण करता है, इसलिए ये पेयर के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल मैनिगोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो ये जीवाणु एक दूसरे से चिपक कर एक चेन बना लेते हैं, तो इनको स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। और एग्जाम्पल भी स्ट्रेप्टोकोकस ही आएगा। और फिर अगर हम टेट्रा कोकोई की बात करें, टेट्रा का मतलब ही होता है 4। और ये कोकोई एक दूसरे के साथ एक के ऊपर एक तल में विभाजित होकर 4 कोकोई का निर्माण करते हैं। स्टैफला कोकोई जो होते हैं वो एक जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उस प्रकार से ये दिखता है। और इसका एग्जाम्पल है स्टैफिलोकोकस।
चलिए सारसिनी की बात करें तो सारसिनी का मतलब हो गया बंधना। एक दूसरे से ये बंधे हुए होते हैं, यानी कि 8 से 64 से अधिक कोशिकाओं का ये समूह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सारसिनी। और एग्जाम्पल है सारसिना। दूसरा शेप होता है बैसिलाई। बैसिलाई का मतलब होता है कि बैसिलाई का मतलब होता है छड़ के आकार का। तो ये युग में होते हैं, यानी कि डिप्लो बैसिलाई होते हैं, या फिर श्रृंखला के रूप में होते हैं, यानी कि चेन के रूप में होते हैं तो स्ट्रेप्टो बैसिलाई होते हैं। और ये सर्पिल के आकार में होते हैं तो सर्पिलाकार हो जाते हैं। और अगर ये घुमावदार होते हैं तो वाइब्रियो होते हैं और स्पाइरलस होते हैं। तो ये इनकी संरचनाएं हैं। परत संरचना की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो उस 3 भाग बैक्टीरिया एक जो उसकी कोशिका होती है वो कोशिका विधि से घिरी हुई होती है। और इसकी संरचना हम 4 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स या आवरण, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग, और चौथा सतही उपांग। तो बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? जीवाणु कोशिका के बाहर, मतलब जो जीवाणु कोशिका होती है उसके बाहर पाया जाने वाला सतह होता है। और ये सुरक्षात्मक आवरण काम करता है, इसलिए इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। इसमें कैप्सूल और स्लाइम लेयर होते हैं। तो कुछ जीवाणु कोशिकाएं गाढ़े चिपचिपे पदार्थ से घिरी रहती हैं, जो कोशिका भित्ति के चारों एक आवरण का काम करती हैं, और इसी को हम स्लाइम कहते हैं। जब यही स्लाइम ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है और एक के ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, इसकी वजह से ये मोटा हो जाता है, तब ये कैप्सूल बन जाता है। तो कैप्सूल जो होता है वो इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? 0.2 माइक्रोन से अधिक होना चाहिए। स्लाइम लेयर में और कैप्सूल में सिर्फ अंतर इतना ही होता है बच्चों की स्लाइम की जो परत होती है वो चिपचिपी होती है, डिफ्यूज होती है और पतली होती है, जबकि कैप्सूल जो होती है वो एकदम साफ दिखाई देगी, मोटे स्तर पर होती है। और कैप्सूल एक प्रतिरोधी आवरण का भी काम करती है, जिसका मुख्य कार्य होता है जल के अणुओं को जीवाणु कोशिका के चारों ओर बांध कर रखना और जीवाणु कोशिका को सूखने से बचाना। जीवाणु भोजी से जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके जुड़ाव को रोककर जीवाणु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा होता है WBC द्वारा रोगजनक जीवाणुओं के भक्षण को रोकने का कार्य करना। दूसरी संरचना ऐसी कोशिकाभित्ति यानी कि सेल वॉल। कैप्सूल जैसे जो वायर संरचना होती है उसके ठीक नीचे कोशिका कला के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर पाई जाती है, दृढ़ संरचना पाई जाती है, जिसको कोशिकाभित्ति कहते हैं। कोशिकाभित्ति जो होती है वो कोशिका की सुरक्षा प्रदान करने और निश्चित आकार देने का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणु कोशिका को फटने से बचाना। जीवाणु कोशिकाभित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, जो पेप्टाइड या एमिनो एसिड और ग्लूकोज यानी कि शर्करा से बना होता है। पेप्टाइड जो है एमिनो एसिड से बना हुआ होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। और अब बात करेंगे हम कोशिका कला और कोशिका द्रव्य कोशिकांग की। कोशिका कला जो है वो एक सेमी परमेबल कोशिक झिल्ली होती है, जिसको हम कोशिका कला कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के भीतर और बाहर जो पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान करना। जीवाणु कोशिका कला फ्लास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगर हम बात करें मेसोसोम्स की तो कोशिका कला कोशिका द्रव्य से ठीक कुछ निश्चित स्थान पर भीतर की ओर धंस जाती है और एक अनियमित प्रकार के प्रवर्धों का निर्माण करती है, जिसको हम वेसाइकल्स या पुटिका के रूप में देखते हैं। और जो ये संरचना है, जो ये पुटिका है, इसी को हम मेसोसोम कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज फिट्जजेम्स ने की थी 1960 में। मेसोसोम्स की सतह पर शोषण के लिए उत्तरदायी कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की, तो जीवाणु कोशिका का कोशिका द्रव्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल, इन सब से मिलकर एक जटिल और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। और जीवाणु कोशिका में कला से घिरा हुआ यानी कोशिक कला से घिरे हुए जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। और राइबोसोम्स पाए जाने की वजह से इसका कोशिका द्रव्य कैसा होता है? ग्रैनुलर दिखाई पड़ता है। ठीक, अब हम बात करेंगे केंद्राव की यानी कि न्यूक्लियोइड की। तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ एक विभेदिक केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब
अगर हम बात करें केंद्रक पाया जाता है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन केंद्रक होने का आभास जरूर दिखाई पड़ता है, क्योंकि जीवाणु कोशिका के लगभग बीच में अनियमित और पिंड जैसे आकार का क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है, जो कोशिका का लगभग 10 से 20% भाग घेरे रहता है। इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसी को हम केंद्राव कहते हैं। केंद्राव में एक लंबा वलयित द्विसूत्री यानी कि डबल लेयर वाली डीएनए का तंतु पाया जाता है, जिसे हम जीवाणु गुणसूत्र कहते हैं या बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाई जाती हैं। जीवाणु में उपस्थित केंद्रकीय पदार्थ जो होता है उसे हम आरंभिक केंद्री या जेनोफोर भी कहते हैं। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड और एपिसोम। प्लाज्मिड मतलब क्या होता है, जीवाणु कोशिका में जो ये आपको डीएनए मिला, डीएनए अणु के साथ साथ कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। वास्तव में प्लाज्मिड जीन पाए जाते हैं जो जो क्या करता है, ये प्लाज्मिड गुणन में सक्षम होते हैं, यानी कि अपने आप से ये डिप्लॉयड होते रहते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें अपने आप से गुणन में सक्षमता हो या सक्षम हो, उन्हें हम एपिसोम्स कहते हैं। प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं, एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कोल फैक्टर। और एफ फैक्टर जो होता है इसको हम फर्टिलिटी कारक बोलते हैं। आर फैक्टर जो होता है वो प्रतिरोधी कारक होता है। फैक्टर ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है, यानी कि इसको हम अपेंडेजेस भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, जीवाणु कोशिका सतह जो जैसे जो ऊपर लेयर पे जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो किस रूप में होते हैं, फ्लैजिला के रूप में होते हैं, फैम्ब्री के रूप में होते हैं या पिलाई के रूप में होते हैं। फ्लैजिला के रूप में होंगे तो फ्लैजिला 3 से 12 माइक्रोन लंबा और 0.01 से 0.02 माइक्रोन व्यास वाला सरल लहरदार और तंतुमय अपेंडेज होता है, जो कोशिका भित्ति से बाहर निकला हुआ रहता है। इसी की सहायता से फ्लैजिला की सहायता से जीवाणु कोशिका मोटाइल रहती हैं, यानी कि मूव कर सकती हैं, और इसकी उपस्थिति में या अनुपस्थिति स्थिति इन सब के जो है वो 4 प्रकार की होती है। अट्राइकस, अगर हम फ्लैजिला की प्रेजेंस के बेस पे देखते हैं तो ये 4 प्रकार की होती है, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। और ये 5 प्रकार की होती है, पेरीट्राइकस भी है। तो एट्राइकस का मतलब क्या हुआ कि इसमें एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है, कशाभिक अनुपस्थित होता है। इससे कारण जीवाणु नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस या पास्चुरेला। मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब ही एक होता है। इसके जीवाणु एक सिरे पर केवल एक कशाभिक पाया जाता है, यानी कि एक फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे एक सीडोमोनास। लोफोट्राइकस की बात करें तो जीवाणु के एक सिरे पर 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो सीडोमोनास हो गया एग्जाम्पल। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, जीवाणु के दोनों सिरों पर एक या एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरेलम या नाइट्रोसोमोनास। पेरीट्राइकस की बात करें तो कशाभिक यानी कि फ्लैजिला जीवाणु की संपूर्ण सतह पर यानी कि पूरी बॉडी पर उपस्थित रहती है, जैसे कि एस्चेरेशिया। बच्चों ये था इसका जीवाणु का स्ट्रक्चर बताने के बाद हम आपको इसके कशाभिका की संरचना भी बताएंगे, कैसे इसका फ्लैजिला का कैसे स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप से होता है। चलिए अभी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच क्लास।